Hello everyone. So in today's video we will talk about traumatic quadriplegia. प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी ट्रोमेटिक पैराप्लीजिया की और इसमें हम बात करेंगे ट्रोमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया की। ट्रोमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया होता क्या है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और सबसे मेन चीज़ रोल ऑफ फिजियोथेरेपी क्या होती है ट्रोमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया में। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। So, traumatic quadriplegia, also known as tetraplegia, refers to paralysis caused by injury to the cervical मतलब neck area, cervical spinal cord, leading to impaired motor or sensory function in the upper and lower limbs as well as the trunk. The severity depends on the level and extent of the spinal cord injury. तो ट्रोमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया को टेट्राप्लीजिया भी कहा गया है क्योंकि क्वाड का मतलब और टेट्रा का मतलब होता है 4, नंबर ऑफ 4। ठीक है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ 4 से रिलेटेड है। तो क्वाड्रिप्लीजिया और टेट्राप्लीजिया मतलब एक ही बात है, उसको दूसरा नाम है टेट्राप्लीजिया। इसका मतलब होता है पैरालिसिस कोज्ड बाय इंजरी टू द सर्वाइकल नेक लीडिंग टू इम्पेयर्ड मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, मतलब कि कुछ ना कुछ स्पाइनल कोड में इंजरी हुई है, सर्वाइकल नेक में इंजरी हुई है। सर्वाइकल वाली नेक में अगर इंजरी होगी तो क्या होगा, वो अपर बॉडी में भी स्पाइनल नर्व्स वो है उसकी, ठीक है, फंक्शन है। तो अगर कुछ भी स्पाइनल कोड में इंजरी होगी तो सारा कुछ पूरी की पूरी बॉडी एक तरीके से पैरालाइसिस हो जाएगी। प्लीजिया मतलब पैरालाइसिस, क्वाड्री मतलब 4 चारों लिम्ब में पैरालाइसिस हो जाएगी। ठीक है, दोनों हाथ, दोनों पैर और ट्रंक भी इन्वॉल्व होगा। हो सकता है कि मोटर फंक्शन इम्पेयर्ड हुए हो सकता है सेंसरी, और हो सकता है बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब में, दोनों में, एज वेल एज ट्रंक में। और जो इसकी सीवियरिटी होगी, मतलब कितना सीवियर हुआ है क्वाड्रिप्लीजिया, ठीक है, उसके लेवल और एक्सटेंट पे डिपेंड करेगी कि कौन से लेवल पे हुई है, स्पाइनल कोड के कौन से लेवल पे इंजरी हुई है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी सीवियर है। कि सर्वाइकल में C2 C3 के बीच में हुई है, C1 C2 के बीच में हुई है, कहाँ पर हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉजेज़ की कि क्या कारण है इसके। कॉजेज़ की बात करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स, मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन देखा गया है क्वाड्रिप्लीजिया का। ठीक है, फॉल फ्रॉम हाइट, फॉल्स मतलब कहीं ऊपर से गिर गए हो गलती से या फिर कूद गए हो जानबूझ के, तो ऊपर से गिरना या कूदना। ठीक है, स्पोर्ट इंजरीज लाइक डाइविंग, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, मतलब ऐसी स्पोर्ट्स इंजरीज जैसे कि डाइव करना, ठीक है, या फिर जिम्नास्टिक में भी, या ऐसे कॉन्टैक्ट वाले स्पोर्ट्स जिसमें आप और अपोजिट पर्सन ज़्यादा थोड़ा पास कॉन्टैक्ट में है, वो वाले स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज़ वायलेंस, गन शॉट वुंड्स, किसी ने आपको बंदूक से ऐसे गोली मार दी हो या फिर कोई नाइफ से आपको स्टैब कर दिया हो किसी ने, या लड़ाई झगड़े में कोई वायलेंस के टाइम पे आपकी सर्वाइकल इंजरी हो गई हो या स्पाइनल कोड में इंजरी हो गई हो, उसके कारण भी क्वाड्रिप्लीजिया हो जाता है। इंडस्ट्रियल और वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स, ठीक है, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे कोई एक्सीडेंट, ऐसी कोई दुर्घटना घट गई हो जिसके कारण आपको क्वाड्रिप्लीजिया हो गया है। देखो, क्वाड्रिप्लीजिया हो जाता है हमारे ब्लड प्रेशर मतलब हाई हो जाए और स्ट्रोक वाली कंडीशन हो जाए, या फिर ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, लेकिन वो नॉर्मल क्वाड्रिप्लीजिया होगा, वो ट्रोमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया नहीं होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रोमेटिक, ट्रोमा, किसी ना किसी चोट के थ्रू या कोई ट्रोमा, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई है आपकी बॉडी पे, ठीक है, उसके थ्रू बात कर रहे हैं हम। तो उसके यही सारे कारण होंगे। बात करते हैं अब हम सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड वॉलेंट्री मूवमेंट इन ऑल 4 लिम्स, मतलब पूरा का पूरा लॉस हो सकता है सेंसेशन और मूवमेंट, या फिर पार्शियल लॉस भी हो सकता है, मतलब कुछ मूवमेंट इंटैक्ट होंगे और कुछ लॉस हो गए होंगे बॉडी के। ठीक है, वीकनेस और टोटल पैरालिसिस, मतलब पूरी बॉडी पूरी की पूरी पैरालिसिस हो गई हो या हल्की सी अभी भी इनकम्प्लीट हुई हो, मतलब वीकनेस, एक तरीके से सारी मसल्स में बॉडी में वीकनेस आ गई हो पूरी। ठीक है, तो टोटल पैरालिसिस भी हो सकती है या वीकनेस भी हो सकती है मसल्स में। लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल, ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल मतलब उसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहेगा, यूरिन वगैरह पास आउट ऐसे ही हो जाएगा आपका, उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है,
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इफ़ द इंजरी इन्वॉल्व्स हाई सर्वाइकल सेगमेंट्स लाइक C1 to C4। अगर C1 से C4 के बीच में इंजरी हुई है किसी कारण तो ब्रीथिंग भी वो हो जाएगी डिस्टर्ब हमारी, उसमें भी हमें प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। स्पास्टिसिटी और मसल स्टिफनेस, मसल्स जो है स्पास्टिक हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, ठीक है, टाइटनेस एक तरीके से। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो है वो दो तरीके की होती है, या तो कंप्लीट इंजरी होती है या फिर इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। अगर हम कंप्लीट की बात करें तो टोटल लॉस ऑफ मोटर एंड सेंसरी फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। अगर टोटल की बात करते हैं, कंप्लीट की बात करते हैं, तो पूरी बॉडी का मोटर मूवमेंट, मतलब जो बॉडी के मूवमेंट है प्लस सेंसेशन है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे कंप्लीट इंजरी में, ठीक है, टोटल लॉस होगा उनका। इनकम्प्लीट में क्या होगा, सम मोटर और सेंसरी फंक्शन इज रिटेन्ड, मतलब कुछ मोटर और कुछ सेंसेशंस बची होगी बॉडी में बिलो द इंजरी साइट। फॉर एग्जांपल एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम और सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। ये बात हो गई हमारी ट्रोमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया के बारे में कि कैसे होती है, क्या कारण होता है, क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये सब इसमें हमने डिस्कस कर लिया। सबसे मेन चीज़ क्या है, रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन ट्रोमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया, कि फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है, ठीक है, वो सबसे मेन चीज़ है, उसको हम अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो फिजियोथेरेपी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द रिकवरी एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद ट्रोमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में, पेशेंट की रिकवरी में, पेशेंट की रिहैबिलिटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट्स गोल इंक्लूड मैक्सिमाइजिंग फंक्शनल इंडिपेंडेंस, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो फिजियोथेरेपिस्ट का गोल होता है कि पेशेंट अब पूरा का पूरा पैरालिसिस है और वो दूसरे पे डिपेंड हो गया है, तो उसकी फंक्शनल इंडिपेंडेंस को वापस लाना, ठीक है, कि वो खुद से सारी चीज़ें खुद से कर सके, उस लेवल तक आपको उस पर काम करना है। प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, कि अगर फिजियोथेरेपी नहीं कराओगे और कॉम्प्लिकेशंस आगे बढ़ेंगी अगर नहीं कराओगे तो, ठीक है, लेटे लेटे उसको प्रेशर सोर्स, बेड सोर्स, ये सब हो जाएगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आगे बढ़ जाएंगी। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, जैसे ज़िंदगी वो मतलब फिजियोथेरेपी कराने से पहले सर्वाइव कर रहा होगा, और जो क्वालिटी होगी उसकी लाइफ की आफ्टर फिजियोथेरेपी, उसमें भी काफ़ी चेंज होगा, तो हमें उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्ली स्टेज एक्यूट फेज। एक्यूट फेज़ में क्या ट्रीटमेंट देंगे, एक्यूट फेज़ मतलब अभी हुआ है उसको क्वाड्रिप्लीजिया और आपको अब उस पर काम करना है, तो आपका गोल होगा प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज प्रेशर सोर्स, कॉन्ट्रैक्चर एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। जैसे अभी मैंने बताया, अगर लेटे लेटे पेशेंट को प्रेशर सोर्स, बेड सोर्स, अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, तो उसको हमें कम करना है ताकि ये सब ना हो, कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, ठीक है। इंटरवेंशंस, क्या काम होगा अब हमारा, पोजीशनिंग एंड प्रेशर रिलीफ टू प्रिवेंट बेड सोर्स, जहाँ जहाँ बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको रिलीज़ करना और पोजीशनिंग पे काम करना, ठीक है, पोजीशन चेंज कराना, उसकी टर्निंग कराना, उसको बिठाना, सपोर्ट के साथ स्टैंडिंग कराना, ये सब पोजीशनिंग में ही आएगा। पैसिव रेंज ऑफ मोशन PROM एक्सरसाइजेस टू मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी, मतलब पैसिवली, एक्टिवली वो कोई कुछ मूवमेंट नहीं करवा रहा, सब कुछ पैसिवली करना होगा आपको। तो पैसिवली मतलब सारा कुछ आपको खुद से करना है, पेशेंट एक्टिवली नहीं कर पाएगा, उसके सारे जॉइंट्स के मूवमेंट, ठीक है, सब कुछ आपको खुद से कराना है। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, उसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आपको करानी होगी क्योंकि लेटे लेटे उसके और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, ब्रीथिंग में भी डिस्टर्बेंस होगी। तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज, असिस्टेड कफिंग टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, ताकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहे, वो अच्छे से फंक्शन करे, तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी करानी होगी। उसको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग करानी है, उसको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करानी है। कफ बोलो उसको कि खांसे और कुछ भी ऐसा लग रहा है उसको कि कुछ रुकावट हो रही है, म्यूकस है, तो उसको बाहर निकालें, ठीक है। स्प्लिंटिंग फॉर प्रॉपर लिम्ब पोजीशनिंग टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है, प्रॉपर लिम्ब पोजीशनिंग, आपको लिम्ब्स के प्रॉपर मूवमेंट कराने हैं, तो वही सब। अब बात करते हैं सब एक्यूट स्टेज की, पोस्ट सर्जिकल और स्टेबलाइज्ड फेज, मतलब अगर उसकी कोई चोट ऐसी लग गई और सर्जरी हुई है, उसके बाद की क्या फिजियोथेरेपी चलेगी। इनिशिएटिव एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड बिल्ड स्ट्रेंथ इन अनअफेक्टेड मसल। इंटरवेंशन क्या होंगे, एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज, मतलब आप उसको एक्टिवली करने के लिए बोलोगे, असिस्ट करोगे कि वो करे, सपोर्ट करोगे उसको, बट पूरी की पूरी फोर्स आपको ही नहीं लगानी है, उसको पेशेंट को भी आप बोलेंगे कि हम आपको बताएंगे एक्टिवली
करनी आपको है, ठीक है, कोशिश आपको करनी है करने की, आप थोड़ा सपोर्ट करोगे उसको, असिस्ट करोगे, बट वो खुद से करेगा। तो ये होती है एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज फॉर पार्शियली फंक्शनिंग मसल्स। और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे किन मसल्स की, जो थोड़ी बहुत पार्शियल फंक्शन कर रही हैं, हल्का फुल्का उनमें पावर है, तो आप उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। जिनकी पावर बिल्कुल ज़ीरो है उसमें तो स्ट्रेंथनिंग हो नहीं पाएगी, लेकिन जहाँ आपको लग रहा है इन मसल्स में थोड़ी सी भी आपको लग रहा है कि है, हो सकती है, पावर है, उसमें टेस्ट करेंगे एमएमटी के थ्रू और लग रहा है पावर है, तो आप उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराएंगे। पोस्चरल कंट्रोल ट्रेनिंग टू इनहेंस सिटिंग बैलेंस। पोस्चरल कंट्रोल ट्रेनिंग मतलब उसको पोस्चर भी मेंटेन कैसे करना है, सिटिंग कैसे करनी है, ये सब भी आप ट्रेन करेंगे उसको। ट्रांसफ़र ट्रेनिंग बेड टू व्हील चेयर फॉर अर्ली इंडिपेंडेंस, उसको ट्रांसफ़र ट्रेनिंग भी टीच करेंगे, सिखाएंगे कि कैसे बेड से आपको व्हील चेयर पर आना है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी रिकवरी में प्रोग्रेस होगा उसी तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट भी आगे डिसाइड कर पाएंगे। ये नहीं कि पहले दिन जो थेरेपी आप एक्सरसाइज जो भी आप दे रहे थे वही आपको 6 महीने बाद तक वही सेम चल रहा है, चेंज होता जाता है पेशेंट की रिकवरी के अकॉर्डिंग। बात करते हैं फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की टू मेंटेन मसल टोन इन पैरालाइज्ड मसल, मतलब टेंस वगैरह की बात कर रहे हैं, मोडेलिटीज़ की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन भी देंगे, ठीक है, उसके किस लिए, मसल टोन के लिए, पैरालाइज्ड मसल्स जो हैं उसकी टोन को इंक्रीज़ करने के लिए। अब बात करते हैं क्रोनिक स्टेज की, जो कि हमारा रिहैबिलिटेशन फेज कहलाता है। गोल क्या होगा, इनहेंस फंक्शनल इंडिपेंडेंस, मैनेज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरवेंशंस, व्हील चेयर मोबिलिटी ट्रेनिंग फॉर इंडोर एंड आउटडोर इन्वायरमेंट। अब आपको लग रहा है रिकवरी अच्छी हो रही है तो उसको अच्छे से व्हील चेयर मोबिलिटी ट्रेनिंग प्रॉपर देनी है आपको, गेट ट्रेनिंग देनी है। गेट ट्रेनिंग मतलब चलने का तरीका, पहले आप उसको प्रॉपर सपोर्ट से चलवाना है, धीरे धीरे उसको असिस्टिव डिवाइसेस पे लेके आना है, लाइक वॉकर्स, स्टिक्स, इन पे भी लेके आ सकते हैं आप। स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट विद स्ट्रेचिंग, हाइड्रोथेरेपी एंड मोडेलिटीज़ लाइक टेंस। स्पास्टिक है मसल, काफ़ी टाइट है, चल नहीं पा रहा है पेशेंट, तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग करानी है, ठीक है। अपर लिम लोअर लिम दोनों की बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग फॉर अपर बॉडी मसल्स टू असिस्ट इन ट्रांसवर्स एंड व्हील चेयर प्रोपल्शन, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग करानी है और क्या कराना है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करानी है, सहन शक्ति वाली, मतलब उसको पेनफुल भी रहेगी बट आपको पूरा उसके ऊपर अच्छे से 100% आपको काम करना है पेशेंट के ऊपर, क्योंकि जो क्वाड्रिप्लीजिया वाला पेशेंट है उस पर आपकी बॉडी की बहुत स्ट्रेंथ लगती है, ठीक है, सब कुछ पैसिवली करना पड़ता है, तो आपको अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसकी स्ट्रेंथ वापस लेके आनी है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंटीग्रेशन टू इम्प्रूव डेली लिविंग एक्टिविटीज़ लाइक ईटिंग, ड्रेसिंग, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो वो काम पहले एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग क्वाड्रिप्लीजिया होने से पहले कर रहा था, ठीक है, जैसे खुद से खाना खाना, खुद से कपड़े पहनना, खुद से टूथब्रश वगैरह, जो भी वो सारे उसके डेली के काम थे वो करता था, उन चीज़ों को वापस रीलर्न कराना है आपको। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एनकरेजिंग पेशेंट मोटिवेशन थ्रू टास्क ओरिएंटेड एक्सरसाइजेज, एजुकेटिंग केयर गिवर्स ऑन होम बेस्ड केयर स्ट्रेटजीज, एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंजेस सच एज डिप्रेशन एंड एनजाइटी रिलेटेड टू डिसेबिलिटी। मतलब उसको साइकोलॉजिकली भी आपको सपोर्ट करना है, अपनी बातों से उसको उसका माइंड चेंज करना है एक तरीके से कि आप ठीक हो जाओगे, ये सब चीज़ें उसको बताना है, एनकरेज करना है कि वो एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश करे, अपनी बॉडी की पावर यूज़ करे, जो भी पार्शियली अगर उसके अंदर है थोड़ी मसल्स में स्ट्रेंथ, तो उसको आपको मेंटली भी प्रिपेयर करना है, साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर करना है कि आप ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं एडवांसमेंट्स इन फिजियोथेरेपी फॉर क्वाड्रिप्लीजिया, कि अब आगे क्या एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं फिजियोथेरेपी में क्वाड्रिप्लीजिया के लिए। रोबोटिक एक्सोस्केलेटन कैन असिस्ट इन अर्ली एम्बुलेशन, रोबोटिक्स का यूज़ होने लगा है आजकल बहुत ज़्यादा, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी VR इनहेंसेस एंगेजमेंट टू in exercises, stem cell therapy integration, a promising adjacent to improve neural recovery, hydrotherapy buoyancy reduces to load on joints and facilitates mobility exercises। ये सब बहुत एडवांस टेक्निक्स है जो आजकल मार्केट में आ गई हैं, जो लोग यूज़ करके क्वाड्रिप्लीजिया के पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। फिजियोथेरेपी इज इंटीग्रल टू इम्प्रूविंग आउटकम्स, हेल्पिंग पेशेंट्स रीगेन एज मच इंडिपेंडेंस एज पॉसिबल एंड अडेप्टिंग टू अ न्यू वे ऑफ लाइफ फॉलोइंग अ ट्रॉमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया इंजरी। फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा
उसका रिजल्ट आता है फिजियोथेरेपी का, कोई पेशेंट कराता है अगर फिजियोथेरेपी, तो उसका जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा होता है। पेशेंट वापस अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ पे आ जाता है, करने लगता है। इसका जो फ़ायदा है ना, काफ़ी देखने को मिला है। यही सब काफ़ी है आज ट्रॉमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया के बारे में। तो हमारा ट्रॉमेटिक क्वाड्रिप्लीजिया और ट्रॉमेटिक पैराप्लीजिया कंप्लीट हो गया है। पैराप्लीजिया वाली वीडियो देखने के लिए आप इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।